देखते हैं क्वेश्चन 47। क्वेश्चन 47 देखिए। क्वेश्चन 47, द रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, द रेस्ट मास of an electron is given by, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास विराम द्रव्यमान, ठीक है। सीधे डिराइव कर देते हैं, विकल्प छोड़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास mr किसके था, विराम द्रव्यमान m0 डिवाइडेड बाई √1 माइनस v/c का v²/c², यही था। आपको ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप और जो भी रिजल्ट आया है वो स्क्वायर रूट सब में है, यानी स्क्वायर रूट हटाना नहीं है, बस ये पूछा गया कि इसको इधर कर दीजिए, m0 इक्वल टू mr और इंटू √1 माइनस v²/c², ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये विकल्प सही है और विकल्प दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला विकल्प भी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, ये तो सीधे फार्मूले पर है। अगला क्वेश्चन है 199, क्वेश्चन 199, मिटा दे ऊपर, क्वेश्चन 199। वो पीडीएफ निकल गया था वो, अच्छा बहुत हो जाता होगा उसके पास ना। क्वेश्चन 199, ये टीजीटी 2009 का सवाल है, टीजीटी 2009। जैसे आप जाएंगे फोटो निकलवाइए, उसके बाद वो डिलीट कर देता है। कॉपी निकलवाने के बाद नहीं रहता है तो कभी कभी इनका मैटर उनको निकाल देता है, उनका इनको निकाल देता है। देखा जाए एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट, 1 किलोग्राम मैटर कितनी एनर्जी के बराबर होगा। पहला दे रखा है 10⁻11 जूल, दूसरा दे रखा है 10⁻14 जूल, तीसरा दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻−19, सॉरी अलग विकल्प 10⁻17 जूल, और चौथा दे रखा है 10⁻20 जूल। 1 किलोग्राम मैटर इक्वल टू किसके होता है, mc², ठीक है। m क्या दे रखा है 1, और c क्या होता है 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻16 ना। और अब आप इसको लगभग 10 मान लीजिए, इसको अगर 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻17, इसको खत्म करेंगे 1 पे लाएंगे, ठीक है ना। विकल्प सी से ये ठीक है ना। ये 10 हो के क्लोज है ना, इसको 1 करेंगे तो ये 16 की घात जगह 17। नहीं समझ पाए?
अब आते हैं अगला टॉपिक, क्वेश्चन इस पे जो भी एक दो थे पूछे पाछे या प्रैक्टिस शीट के समाप्त हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यद्यपि इलेक्ट्रॉन की साइज पर कोई सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन पढ़ लेना है बेटा दे। साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। अगर हम ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी है और इलेक्ट्रॉन पे मास भी है, तो किसी भी पार्टिकल के पास चार्ज के वजह से भी एनर्जी होती है और उसके मास की वजह से भी एनर्जी होती है। आप उसकी एनर्जी को चाहे चार्ज को लेके निकालेंगे चाहे मास को, सेम आएगा, ठीक है ना। तो अगर हम एनर्जी देखें इलेक्ट्रॉन की उसके चार्ज के अनुसार, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके होगा, E² अपान R के। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, E² अपान R। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E² अपान R, ठीक है ना। दो पार्टिकल के बीच, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R² लेते हैं किसमें, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R लेते हैं कब, जब हम एनर्जी देखते हैं। और अगर इंटेंसिटी देखना हो तो Q1 Q2 नहीं करते, केवल Q करते हैं और ये R होता है। 3 फार्मूला हमने बताया था, हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में। लेकिन जब आप सीजीएस सिस्टम में आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, उसको हम फिर नहीं यूज करते। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की E² अपान R, ठीक है। यदि हम मान लें कि यह जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है E² अपान R, वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों से है। अच्छा यहाँ पे R क्या है, इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, और R ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रेडियस, ठीक। यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन का जो समस्त द्रव्यमान है उसकी उत्पत्ति विद्युत चुंबकीय है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यदि किसी पार्टिकल को प्रकाश के वेग के बराबर एनर्जी दे दिया जाए तो वह पार्टिकल किसमें, प्रकाश के वेग के बराबर स्पीड दे दिया जाए तो पार्टिकल एनर्जी में बदल जाता है mc² समीकरण के अनुसार। लेकिन यदि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी पार्टिकल पर गिराएं और उसकी एनर्जी 1.02 MeV से के बराबर या उससे अधिक है, तो वह विकिरण ऊर्जा द्रव्यमान में बदल जाता है, ठीक है ना, द्रव्यमान में बदल जाता है। अगर 1.2 MeV से बराबर या उससे अधिक एनर्जी है फोटॉन में, तो जैसे ही किसी पार्टिकल पर गिराएंगे वो एनर्जी किस में बदल जाती है, द्रव्यमान में बदल जाती है, ठीक है, जिसको हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है, और दोनों मिलते हैं तो फिर से विद्युत चुंबकीय विकिरण में यानी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम एनिहिलेशन कहते हैं ना। तो अगर हम मान लें कि विकिरण ऊर्जा के किसी पार्टिकल पर गिरने से ही इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण द्रव्यमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन का है, ठीक। तो अगला पॉइंट, सपोज कर ले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को मान लें, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी टोटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक,
विद्युत चुंबकीय तरंगों से उत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन ओरिजिन। देन अगर हम विद्युत चुंबकीय उसकी ओरिजिन हो तब क्या हो जाएगा, E इक्वल टू जो एनर्जी है वो mc स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर ले। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमारे पास क्या हो जाएगा, E स्क्वायर अपान R, E स्क्वायर अपान R इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर। R रेडियस है, यही हमें निकालना है। रेडियस इलेक्ट्रॉन का मिल जाए तो उसकी साइज वही हमें मिल गई। तो R इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर अपान mc स्क्वायर के। R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको इधर कर दिया, E स्क्वायर अपान mc स्क्वायर के। ये वैल्यू रख करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर और नीचे मास इंटू सी स्क्वायर रखेंगे तो ये आता है 2.8 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर। 2.8 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। ठीक है, 2.8 गुणे 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। और जो कि जबकि एटम का रेडियस कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। मिटा दे नीचे ना, while radius of atom is, radius of atom is of the order of 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या किस कोट की है, 10⁻⁻10, और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या किस कोट की है, 10⁻⁻15 की कोट का है। अगर हम एटम के रेडियस और इलेक्ट्रॉन के रेडियस का कंपैरिजन कर दें, रेडियस नीचे मिटा देना, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बराबर होगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15, ये हो जाएगा 10⁻5। अर्थात परमाणु की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से 1,00,000 गुना भारी है। Thus radius of atom is about, radius of atom is about times greater than radius of इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना, 1,00,000 गुना, यानी 100,000 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के रेडियस से।
चले अब देखते हैं पॉजिटिव रेस, कैनॉल रेस, एनोड रेस और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। मिटा दे। पॉजिटिव रेस, कैनॉल रेस, एनोड रेस और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अगला टॉपिक, इस पॉजिटिव रेस, कैनॉल रेस, एनोड रेस और इसके साथ क्या जुड़ा है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। देखिए गोल्डस्टीन ने, अच्छा एक पॉइंट क्लियर कर दें अभी, तब फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों नाम मिलता है ना। अच्छा ये अलग देख लिए, गधा कहीं का। यानी कि खोजा पहले गया, जैसे जो ये कल्पना किए थे वो इनके दादाजी बनाए थे। दादाजी, अरे जो दादाजी जी कल्पना हम करें, बनाएंगे, तैयार करेंगे ना हमारी कल्पना को दादाजी हमसे पहले थे। कल्पना हम आज कर रहे हैं, दादाजी हमसे पहले, हमारी कल्पना आज हो रही है और दादाजी हमसे पहले। अभी दोनों बताते हैं दोनों का क्या रोल था, दोनों ने क्या क्या किया और फिर किसको क्रेडिट क्या मिलती है, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ किताबों में गोल्डस्टीन का नाम है, कुछ में रदरफोर्ड का है, कुछ में दोनों का नाम दे रखा है। तो प्रोटॉन के खोज की क्रेडिट गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों को दिया जाता है, दोनों को जाता है। तो पहला पॉइंट यही लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन go to both Goldstein and Rutherford। यहां तक पहले लिख लीजिए, एंड रदरफोर्ड। ठीक है, दोनों को दिया जाता है। देखिए एनोड रेस कैसे खोजी गई? गोल्डस्टीन ने क्या किया, पहले डायग्राम देख लीजिए फिर लिखाते हैं। जो जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था उसी को गोल्डस्टीन ने रिपीट किया। ठीक है, जे थॉमसन के विसर्जन नलिका प्रयोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने रिपीट किया और एक परिवर्तन के साथ। वो परिवर्तन क्या था बताते हैं। इधर कैथोड लिया उन्होंने, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इधर कैथोड था और इधर क्या था, एनोड था। और जब उन्होंने निम्न दाब पर बैटरी यूज किया, यहाँ लो प्रेशर था, तो उन्होंने देखा कि एनोड के पीछे इधर हल्की नीली चमक आ रही थी ना, इधर से कुछ, तो उन्होंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि शायद इधर से कुछ रेज जा रही है जो इधर निकल रही है और यही रेज यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही है। चूंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कैथोड रे। क्लियर है यहाँ तक? इनको नाम दिया गया कैथोड रे। लेकिन इधर कोई चमक उत्पन्न नहीं हुई थी, इधर कोई चमक नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन इन किरणों पर ऋणावेश था, जिससे लोगों के दिमाग में था कि अगर इधर ऋणावेश आ रहा है तो इधर कोई धनावेश भी आ रहा होगा, नहीं तो कैसे कोई पदार्थ उदासीन हो सकता है।
तो इन्होंने गोल्डस्टीन ने क्या किया, इधर छिद्र बना दिया, और जैसे ही छिद्र बनाया ये देखा कि इधर भी चमक आने लगी। तो कुछ, और बाद में इन्होंने बताया कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की तरफ आ रही हैं, और जो कैथोड के पीछे विसर्जन नलिका पर चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने इसमें छिद्र बन, जब तक छिद्र नहीं था तब तक इधर चमक नहीं दिखी, जैसे ही छिद्र बनाए तो इधर भी चमक देखने लगी। तो इन्होंने बताया कि कुछ किरणें इधर से इधर आती हैं और इधर भी चमक उत्पन्न कर रही हैं, देखा गोल्डस्टीन ने, और इन किरणों पर धनावेश था। ठीक है, इसलिए इनको धन किरणें कहा गया। ये इन छिद्रों से ही प्राप्त होती हैं, कैनल से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको कैनल रेस कहा गया। ठीक है, और एनोड की तरफ से आती है, इसलिए इनको एनोड। तो एनोड रेस, कैनल रेस, पॉजिटिव रेस, ये सब इन्हीं का नाम। ठीक है ना। अब यहां तक हम लिख लें कि गोल्डस्टीन ने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, किस प्रकार से, किस परिवर्तन के साथ, परफोरेटेड कैथोड, छिद्रयुक्त परफोरेटेड कैथोड के साथ, और यह देखा कि कुछ इनविजिबल रेज एनोड से कैथोड की तरफ आती हैं और यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इन रेज को एनोड रेज, कैनल रेज और पॉजिटिव रेज नाम दिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि इधर तो बगैर छिद्र किए ही चमक उत्पन्न हो रहा था, इधर जब तक छिद्र नहीं किए तब तक चमक नहीं उत्पन्न हुआ। कारण यह है कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, इलेक्ट्रॉन से, और उनकी वेधन क्षमता क्या होती है, उच्च होती है, और इस लोहे की प्लेट को छेद करके, पतली चादर को छेद करके इधर से उधर निकल जाती है। लेकिन जैसे आपने अगर ऑक्सीजन गैस भरा है, ऑक्सीजन गैस, और जब आप उच्च विभव आरोपित करेंगे तो ये किसमें टूट गया, ऑक्सीजन आयन और इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज बनाएगा और ये ऑक्सीजन आयन कटायन जो है ये एनोड रेज बनाएगा। ये तो अत्यंत छोटा है, ठीक है ना, ये इसको पेनिट्रेट करके इधर से उधर निकल जाता है, लेकिन ये पेनिट्रेट करके इधर से उधर नहीं निकल पाता। जो मॉलिक्यूलर आयन है या कटायन है, धन आयन, अरे उसमें नाभिक होता है, कई ठो प्रोटॉन, कई ठो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो बड़ी साइज का होता है, उसकी वेधन क्षमता इतनी नहीं होती कि इसको छेद करके इधर से उधर निकल जाए। तो जब छिद्र बनाया गया तब इधर ये इधर आने लगे और इधर चमक उत्पन्न हुई, और फिर हमने धन किरणों की खोज किया। तो एनोड रेस या पॉजिटिव रेस या कैनल रेस को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। ठीक है, इतना पहले लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर, यहाँ हाँ नहीं, हाँ कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ हाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। जिस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज, जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऊपर बिठा दे। गोल्डस्टीन, तो अगला पॉइंट, गोल्डस्टीन रिपीटेड, गोल्डस्टीन हेडिंग ही नाम लिख लीजिए कि इनका कार्य क्या था। गोल्डस्टीन repeated the experiment of J.J. Thomson
with perforated cathode, perforated छिद्रयुक्त, and observed that certain invisible rays कहाँ से एनोड टू कैथोड चलते हैं, ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इन्होंने यह देखा कि कुछ किरण एनोड से कैथोड चलते हैं, जिन्हें क्या कहा गया, एनोड रेज या पॉजिटिव रेज या कैनल रेज। क्यों कहा गया नाम अब लिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सबके नाम का कारण बता दिए, नाम अलग अलग रखने का। इस प्रकार हम कहें कि एनोड रेस को सबसे पहले किसने देखा था, गोल्डस्टीन ने 1886 ना। धन किरणों की खोज किसने किया, एनोड रेस को गोल्डस्टीन ने 1886। डायग्राम मिटा दे बेटा। सबसे पहले किसने देखा, गोल्डस्टीन ने। तो अगला पॉइंट, एनोड रेज वेर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय गोल्डस्टीन 1886। किसके द्वारा देखी गई थी धन किरणें, गोल्डस्टीन द्वारा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लिया, और हाइड्रोजन गैस लिया, और अगर आप विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जैसे आप हीलियम लिए, कुछ और लिए तो बात अलग है, अगर आप विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस लेते हैं तब आपको जो धन किरणें मिलेंगी, ये टूटेगा तो ये बनाएगा और ये बनाएगा। ये क्या हो गया, कैथोड रेज, और ये क्या हो जाएगा, एनोड रेज। और एनोड किरणें किससे बनी है, हाइड्रोजन आयन से। और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन होता है। तो गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन आयन के रूप में प्रोटॉन को देखा। जैसे आप गए, कहीं जा रहे थे किसी धार्मिक स्थल पे, पत्थर पहाड़ गुफा देवालय में, वहां एक बूढ़ा भिखारी आपको मिला, बड़ा परेशान था। आप उसको देखे तो आपको लगा कि इसकी मदद करें, उसको आपने उठा करके रास्ता ढका दिया, कुछ खाने को दे दिया, और वो बूढ़ा भिखारी प्रसन्न हो गया, आपको आशीर्वाद दिया, और आपका जो काम था वो सही हो गया। आपको लगा कि यार वो जो बूढ़ा भिखारी था वो भगवान था, भिखारी का रूप पकड़ के हमारी परीक्षा लेने आया था, और हम आपको ऐसा स्वप्न में पता चला बाद में, तो आपने भगवान को तो देखा लेकिन भिखारी के रूप में, वास्तविक रूप में नहीं देखा। इन्होंने प्रोटॉन तो देखा लेकिन हाइड्रोजन के रूप में, वास्तविक प्रोटॉन इन्होंने नहीं देखा। आपने भिखारी के रूप में देखा, आपने किसी बीमार व्यक्ति के रूप में देखा, आपने किसी जानवर के रूप में देखा, आपने किसी पेड़ के रूप में देखा, असली रूप में मैंने देखा। तो भगवान की खोज किसने किया, मैंने किया। क्योंकि वास्तविक रूप पहचानना, देखना
और यह प्रमाणित करना कि नहीं ये भगवान ही है, ये मैंने किया था। ये काम रदरफोर्ड ने किया है। प्रोटॉन की पहचान कर, प्रोटॉन को परमाणु से बाहर निकालना, परमाणु से प्रोटॉन को बाहर निकालना, उसकी पहचान करना, उसका नामकरण करना और यह प्रूफ करना कि यह पार्टिकल प्रत्येक नाभिक में होता है। ये काम किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड इनके बाद हैं, 1917 से 20 के बीच का उनका कार्य है। कहाँ कैसे पढ़े रहे? कोई बात नहीं, पढ़ा दिए तो पढ़ा दिए। अब सही कह ले, अब तू फिर गलत पढ़ाया कहीं ना। अरे हम लोग प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हैं, तो हम लोगों को कक्षा 6 से ABCD सिखाई जाती थी। 5 तक प्राथमिक में केवल भाषा और गणित, हिंदी गणित यही चीजें, कुछ विज्ञान पढ़ाया जाता था। तो हमारे यहाँ गांव में गुरुजी पढ़ाते थे, तो L को यल बोलते थे, M को यम बोलते थे, यम यल इस तरह का बोलते थे, उच्चारित करते थे, और वही हम लोग भी सीखे थे। लेकिन जब कक्षा 8 पास कर लिए, 9th में दूसरे स्कूल में गए पढ़ने, वहाँ ढेर सारे बड़े स्कूल में, वहाँ ढेर सारे, वो विद्यालय का उनका क्लास 8 तक था, प्राथमिक जूनियर विद्यालय था, कक्षा 1 से 8 तक चलता था। उसके बाद जब दूसरे स्कूल में गए, वहाँ और जगहों के बच्चे पढ़ने आते थे, बड़ा स्कूल था, ढेर गांव के बच्चे आते थे दूर दूर से। तो जब उन बच्चों से सुना कि नहीं ये यम नहीं एम होता है, यल नहीं एल होता है, तो फिर उनका सुन के हमने धीरे धीरे अपने आप को सही कर लिया, सुधार लिया। जंगलेटर को जनरेटर कहते हैं। हम लोग जंगलेटर सुनते थे गाँव में, जंगलेटर, बाद में पता नहीं जनरेटर होता है कि नहीं? हाँ, रेडी वाटर जो रेडिएटर होता है, रेडिएटर गाड़ी को कूल करने के लिए, उसको हम लोग रेडी वाटर सुनते थे। ड्राइवर होते थे, क्लीनर उनके कंडक्टर होते थे, तो वो नहीं पढ़े लिखे रहते थे, तो जो सुने थे उसी को उटपटांग बोलते थे। ठीक है, तो हम लोग वही, लेकिन जब हम थोड़ा समझदार हुए, चीजों को जाने सुने, तो हमने अपने आप को बदल लिया। तो आप भी बदल लीजिए। इसका मतलब नहीं कि वो गलत थे, वो जो सुने वही वो बोलते थे, जो उनको पढ़ाया गया था वो आपको पढ़ाए, लेकिन अब आप अलग चीज पढ़े हैं, तो अब उसको सुधार लीजिए। ठीक है ना? चलिए। तो हमारे गुरुजी जो जितना जानते थे, उनके, हमारे गुरुजी पहले तो स्कूले नहीं था, कैसे कैसे बेचारे पढ़े थे, किससे किससे, अब वो हमको पढ़ाए। भाई आज से 50 साल पहले कौन स्कूल कॉलेज कोई बहुत था, तो फिर वो हमको पढ़ाए। तो फिर लेकिन हम जब समझदार हुए तो हमने अलग से सीख के अपने आप को सुधार लिया। बेटा तो अगला पॉइंट, प्रोटॉन was observed as H+ ion by Eugen Goldstein. Proton was observed by Eugen Goldstein as 1886 में as किस रूप में देखा था इन्होंने? H+ आयन, H+ आयन। ठीक है ना? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन के रूप में देखा। ठीक है। प्रोटॉन वाज ऑब्जर्व्ड बाय यूजेन गोल्डस्टीन एज H+ आयन। हाइड्रोजन आयन के रूप में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को देखा। तो हम कहें यार यही प्रोटॉन ही तो, यही हाइड्रोजन आयन ही तो प्रोटॉन होता है, तो इन्होंने तो प्रोटॉन को खोजा। बात ये भी सही है, हाइड्रोजन आयन ही प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन आयन को गोल्डस्टीन ने देखा, इसका मतलब उन्होंने प्रोटॉन को देखा। हाइड्रोजन आयन से बनने वाली धन किरणों को उन्होंने देखा, धन किरणों की पहचान किया, तो उन्होंने तो प्रोटॉन भी कहते कि देख लिया। ठीक है ना? लेकिन उन्होंने प्रोटॉन को ये नहीं बता पाए कि ये प्रोटॉन होता है, बल्कि उन्होंने एक धनायन के रूप में उसे देखा। ठीक है ना?
सब एटॉमिक पार्टिकल, परमाणु के अंदर पाए जाने वाला परमाणु से छोटे एक कण के रूप में उन्होंने पहचान नहीं की। सब एटॉमिक पार्टिकल के रूप में नहीं, बल्कि एक धन आवेशित कण के रूप में, धन आयन के रूप में उन्होंने प्रोटॉन को देखा। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट, मिटा दें। आगे रदरफोर्ड, ये 1917 से 20, ठीक है। आइडेंटिफाइड प्रोटॉन, प्रोटॉन की पहचान किया। प्रोटॉन, नेम्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन का नामकरण किया। एंड यह कंफर्म किया, यह प्रूव किया कि प्रोटॉन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल है और हर न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन इन, एंड ये प्रूव किया, प्रूव दैट प्रोटॉन इन प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्रत्येक नाभिक में पाया जाता है। यह रदरफोर्ड का काम था, इसलिए दोनों को क्रेडिट दिया जाता है। आइडेंटिफाई प्रोटॉन, नेम्ड प्रोटॉन, प्रूव दैट प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन एवरी न्यूक्लियस। ये काम रदरफोर्ड ने किया, इसलिए दोनों को इसकी क्रेडिट दी जाती है। क्लियर है। अब कुछ किताबों में तो केवल रदरफोर्ड का नाम दिया है, कुछ किताबों में गोल्डस्टीन का, एनसीईआरटी ने किसी का नाम नहीं दिया है, उसमें कुछ कोई नाम ही नहीं लिखा है, और कहीं पर दोनों लोगों का नाम दिया है, जैसे मैंने बता दिया दोनों लोगों को। अब यदि किसी प्रश्न में दोनों का नाम दे दिया, एक कोई दिया है तब तो सही है, 4 विकल्प में एक इन दोनों में से किसी का नाम है तब तो सही है। लेकिन अगर दोनों का नाम दे दिया और कोई एक पिक करना है तब मामला गड़बड़ाता है। वैसी स्थिति में ऐसे सवाल वैसे सामान्यतः अवॉइड किए जाते हैं, नहीं दिए जाते। दिए गए तो कोई एक नाम रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। अगर दोनों दे ही दिया एक्सपर्ट ने गलती से या जान के, तो वैसी स्थिति में ये होता है या तो सबको नंबर दे दिया जाए, या फिर ये होता है कि बोर्ड जिसको सही मानेगा, जो परीक्षा कराने वाली जो एजेंसी है, वो जिस विकल्प को सही मानेगी वही नाम आपको, उसी के आधार पर आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना। वैसे सामान्यतः ऐसे सवालों से लोग बचते हैं कि दो जिसमें उत्तर सही है दोनों विकल्प में दे दें और कोई एक चुनना है ना, तो वहाँ फिर तर्क वितर्क चलने लगेगा। वो कहेंगे नहीं इसलिए है ऐसा है, कहेंगे नहीं इसलिए है ऐसा है, वो कहेंगे हमारी बात सही, वो कहेंगे हमारी बात सही। तो उसमें आयोग अपना निर्णय देता है कि नहीं इनको हम सही माने, इनको जो किया होगा उसी को नंबर मिलेगा, या तो सबको नंबर दे देते हैं, या तो फिर लोग बचते हैं ऐसे सवालों से, या फिर कोई एक ही नाम देंगे, दोनों नाम देने का जरूरत नहीं। अब चलिए आते हैं अगला जो है, अगला पॉइंट, अगर हाइड्रोजन विसर्जन नलिका में लिया गया, अगर विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन को लिया गया, ठीक है, यदि आप हाइड्रोजन गैस लिए हैं विसर्जन नलिका में, हाइड्रोजन गैस, और प्लेट से जो कैथोड है उस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकला, सतह से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ा। जब इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है
तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी टक्कर मार के बाहर निकाल दिया ना। इलेक्ट्रॉन तेजी से गया, इससे टकराया, इसके भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया और ये किस में बदल गया, हाइड्रोजन आयन में, और यही इस तरफ आता है। तो वैसे बता चुके हैं इसको, ये क्या बनाता है, कैथोड रेज, और ये क्या बनाता है, एनोड रेज। तो एनोड रेज जो है, अगर हम देखें अभी इसका स्वभाव आगे बताएंगे तो वहां लिखाएंगे। यहाँ एनोड रेज इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन नलिका में जो गैस भरी है उस पे टक्कर से उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन, कैथोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जो विसर्जन नलिका में गैस भरी, जिसे रेजिडुअल गैस कहते हैं, से टकराता है, तब घन किरणें हमें प्राप्त होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन आइटम से जो टक्कर है, या जो भी आइटम आप लिए हैं उससे जो टक्कर है, वो किस प्रकार की होती है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। इस पे एक आध सवाल मिलते हैं। तो अगला पॉइंट, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हाइड्रोजन इज डिस्क्राइब्ड एज, इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन से टक्कर, कोलिजन ऑफ हाइड्रोजन इज डिस्क्राइब्ड एज, किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन टकराए, पहला ये हाइड्रोजन और इससे इलेक्ट्रॉन टकराए और हाइड्रोजन इसको अवशोषित करके किस में बदल जाए, ऋणायन में, ऐसा हो जाए, ठीक है। और दूसरा यह है कि हाइड्रोजन जो है पर इलेक्ट्रॉन टकराए और इसका भी इलेक्ट्रॉन निकाल ले और H++ 2 इलेक्ट्रॉन ये बन जाए, ठीक है ना। ये ऐसा बना, ऐसा भी हो सकता था कि ये जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करके हाइड्राइड आयन में बदल जाए और कैथोड की तरफ ये भी चल जाए। क्लियर है ना। ये इससे टकराए और ये इसको अवशोषित करके ऋणायन में बदल जाए, कैथोड की तरफ चल दे, या अपना ये इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, धनायन में बदल जाए और इधर वापस आ जाए। दो तरह से टक्कर संभव है, दो गतिविधियां यहां पर होती हैं। तो अगला पॉइंट, ये दो प्रकार का कोलिजन कितने प्रकार का हो सकता है, 2 टाइप्स। होने वाली टक्कर को हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और ये 2 प्रकार के जो टक्करें हैं 2 प्रकार की। पहला इलास्टिक कोलिजन, ऊपर मिटा दे, इलास्टिक कोलिजन, इसमें टक्कर 2 प्रकार से, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर स्कैटर हो जाएगा, और दोनों की एनर्जी जितना था पहले उतना भी बाद में भी रहेगा। जिस टक्कर में एनर्जी का लॉस नहीं होता वो टक्कर क्या कहलाता है, इलास्टिक कोलिजन। इलेक्ट्रॉन स्कैटर ऑफ हाइड्रोजन विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से टकराया, ये हाइड्रोजन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इससे टकराया, टकरा करके स्कैटर हो गया इधर और ये ऐसे रह गया। यानी इसने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि टकराया क्या, रिफ्लेक्ट हो गया, थोड़ा सा दूर से इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, उससे टक्कर नहीं हुई, और टक्कर हुई तो कोई एनर्जी का लॉस। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स की टक्कर जो है इलास्टिक होती है, उसमें जब गैस मॉलिक्यूल हवा में चलते रहते हैं ना, ये टकराते हैं तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, इनकी एनर्जी घटती नहीं है, उतने की उतने रहती है। इनका कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक होता है। अगर आइडियल गैस है तो गैस में रियलिटी है कुछ, तो फिर नहीं होगा ऐसा। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से प्रकीर्णित हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन स्कैटर ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन से प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बगैर किसी एनर्जी के आदान प्रदान के, विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बगैर किसी ट्रांसफर के। इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। हाइड्रोजन इस पे इलेक्ट्रॉन आके टकराया और ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रॉन, न तो एब्जॉर्ब हुआ और न ही कोई इलेक्ट्रॉन निकाला। यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम और कंजर्व, संरक्षित रहते हैं। ठीक है ना, कंजर्वेशन रहता है मोमेंटम और एनर्जी का। अब देखिए, ये जो इलास्टिक कोलिजन है ये लो एनर्जी पर होता है, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ठीक है ना, 10 eV से कम हो। क्लियर है ना। देखिए ये मान लें हाइड्रोजन एटम, ये इसका पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। पहले कोष की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे कोष की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक्साइट होता है, पहले एक्साइटेशन के लिए, फर्स्ट एक्साइटेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दोनों का डिफरेंस, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इससे इतना या इससे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आके यहाँ टकराता है और अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करता है तो ये एक्साइट होगा, अदरवाइज एक्साइट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के जैसे आपको छत पे फेंकना है, उठा के एक गेंद को फेंका जा रहा है, छत की ऊंचाई 12 फीट है, तो कम से कम 12 फीट ऊंचा जिसको फेंका जाएगा वही छत पे जा सकता है। उससे छोटा ऊंचाई फेंकने पर आप छत पे पहुंच नहीं सकते। यहां से यहां जाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसके एनर्जी का गैप 10.2 वोल्ट है। यदि आने वाला इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का है तो इससे टकराएगा जरूर, लेकिन ये उसकी एनर्जी को लेगा नहीं। ये तभी लेगा जब यहां से यहां जाने भर की हो। इलेक्ट्रॉन आएगा, टकरा करके रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, एनर्जी का आदान प्रदान नहीं करेगा। जैसे हम कहें चलिए हमको यार चंद्रमा पर जाना है, अब यहाँ कई विमान रखे हैं, यान एक ऐसा है जो चंद्रमा पर जाके आ सकता है वापस, एक है केवल चंद्रमा पर जा सकता है, एक है जो बीच रास्ते में ही रुक जाएगा, खराब हो जाएगा, उतना दूरी तय कर सकता है। तो हम किस पे बैठेंगे, या तो कम से कम जा पहुंचा दे, भले न ले आए, बीच में जो खत्म हो जाए, तो ये उस फोटॉन को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा जो इसको यहीं तक उठा पाए, या यहाँ तक चंद्रमा तक, यहाँ तक उठा दे तभी एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आप जब इलेक्ट्रॉन गिराएंगे इस पे, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम है, कहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है इससे टकरा रहा है एटम पर ना, अगर इसकी एनर्जी जो है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें न्यूनतम 10.2 चाहिए, तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा नहीं, उसकी एनर्जी नहीं लेगा, और यहां से ये परावर्तित होके उड़ जाएगा। तो एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होता तो कोलिजन कैसा हुआ, इलास्टिक। ठीक है ना। तो अगला पॉइंट, इलास्टिक कोलिजन डोमिनेट्स एट लो एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन मुख्य रूप से ज्यादातर तब होता है जब एनर्जी लो हो। इलास्टिक कोलिजन डोमिनेट्स एट लो एनर्जी, यानी कि लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। ये लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी है, तब ऐसे कोलिजन होते हैं।
दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। मिटा दें। इनइलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। इनइलास्टिक कोलिजन, अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है एनर्जी हाइड्रोजन एटम को, उसका या तो एक्साइटेशन या तो फिर आयोनाइजेशन करता है, ठीक है, या तो उत्तेजित होगा या तो आयोनाइज। जैसे अगर इतनी एनर्जी दिया तब तो ये उत्तेजित होगा, लेकिन अगर एनर्जी इसके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है ना, एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसमें अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और क्या करता है ट्रांसफर करके, एंड कॉजेज एक्साइटिंग या आयोनाइजेशन, आयोनाइज एंड कॉजेज एक्साइटेशन, उत्तेजित करता है, और आयोनाइजेशन, ठीक है। एक्साइटेशन कब होगा, जब एनर्जी लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आयोनाइजेशन कब होगा, जब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ठीक है ना। आयोनाइज एक्साइटेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है किसमें, हायर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में, ठीक है। इन एक्साइटेशन हाइड्रोजन प्रमोट होता है हायर एनर्जी लेवल में, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन कह लें, इलेक्ट्रॉन is promoted to higher energy level, अधिक एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। और एक्साइटेशन की थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रश्न बनता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जैसे आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, वहां थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन पढ़ते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए न्यूनतम जितना एनर्जी खर्च करनी पड़ती वो उसका वर्क फंक्शन होता है ना, और उस वर्क फंक्शन के संगत जो फ्रीक्वेंसी होती है विकिरण की, उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी उससे छोटी फ्रीक्वेंसी का प्रकाश गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित नहीं होगा। आप वैद्युत प्रभाव में ही पढ़ते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हाइड्रोजन एटम है और इसके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करना है तो इसको न्यूनतम कम से कम कितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ से यहाँ ले जाना है तो न्यूनतम कितनी चाहिए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, क्योंकि इसका -3.4 है और इसका क्या है -3.6। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो इतना है। तो न्यूनतम इतनी एनर्जी आप देंगे हाइड्रोजन एटम को, तभी वह एक्साइट होगा, अर्थात उसका वो उत्तेजित अवस्था में नहीं जाएगा। जैसे हम सौ के चलो यार चलते हैं घूम आते हैं ना, कहीं घूम आते हैं, अब वहां घूमने का खर्च न्यूनतम 50,000 है,
50,000 से कम का आपके पास बजट है तो आप घूम नहीं पाएंगे। तो कम से कम 50,000 हो तब तो हम सोचे भी, नहीं तो क्या मतलब सोचने का, घूमने का सोच ही नहीं सकते ना। तो वैसे अगर यहां से यहां जाने के लिए न्यूनतम इतनी एनर्जी चाहिए तो इतनी एनर्जी इसको मिले तब तो ये सोचेगा जाने के लिए, नहीं तो सोचने का कोई मतलब नहीं। तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है एक्साइटेशन की हाइड्रोजन एटम की, अगर पूछा गया है थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन परमाणु के उत्तेजित होने की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, देहली ऊर्जा है, वो न्यूनतम क्या है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन फिजिक्स वाले शायद लगता है क्लास छोड़ दिए क्या, फिजिक्स की छुट्टी है, मैथ की, चलिए तब तक पढ़ते रहे। एक लाइन लिख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस सीरीज का ये है, लाइमन सीरीज, ठीक है। जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा इससे, वो लाइमन सीरीज का होगा। चलिए इसी पे बंद करते हैं, अब इसके आगे कल की क्लास में देखा जाएगा। टाइम कम पड़ रहा है ना, जब चीजें ज्यादा समझी जाती हैं तो टाइम लगता है, फिर लगता है कि पोर्शन ही खींच रहा है।